मैं अन्नू कपूर आप सभी महानुभावों का, मेरे सुनने वालों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हिंदी सिनेमा के सुहाने सफ़र और रेडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जैसे जैसे सुहाना सफ़र का ये कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे पास आपके ईमेल आ रहे हैं, एसएमएस बहुत बहुत अच्छी तादाद में आ रहे हैं। हर रोज़ लोग रिएक्शंस भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, रिस्पॉन्स आता है, अपनी पसंद के गीत सुनने की रिक्वेस्ट करते हैं, फरमाइश आती है। और बहुत से लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में रहने के लिए भी अपने संदेश भेजते हैं। सबसे पहले मैं बिग एफएम और सुहाना सफ़र की ओर से आप सब श्रोताओं को धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे लिए इतना वक्त निकालते हैं और अपने विचारों से हमें अवगत करवाते हैं। अब शुरू करता हूं आज का सुहाना सफ़र, जहां मैं आपको सुनाऊंगा कुछ हस्तियों के जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां। तो सबसे पहले बात मोहम्मद रफ़ी की और उनके प्रेम की, जो था अपनी मिट्टी से, अपने ज़मीन से, अपने वतन से। रफ़ी साहब का बचपन का नाम था फीको। रफ़ी साहब ने बचपन अपने चाचा के यहाँ अमृतसर से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है सुल्तान कोटला, वहां बिताया। वालिद साहब की हेयर कटिंग सैलून थी, लेकिन वालिद साहब खाना भी बहुत अच्छा बनाते थे, इसलिए उन्होंने लाहौर में खाने का कारोबार भी शुरू कर दिया। थोड़े ही वक्त में काम अच्छा चलने लगा। कारोबार के अच्छे चलते उन्होंने परिवार को सुल्तान कोटला से लाहौर शिफ्ट करने का प्लान बना डाला। सारी फैमिली लाहौर जाने के लिए मान गई, मगर ये टीन एजर मोहम्मद रफ़ी गांव छोड़ने को तैयार नहीं था। वो यहीं रहने के लिए अड़ गए और मोहम्मद रफ़ी की इस जिद के आगे उनके वालिद साहब को झुकना पड़ा और रफ़ी साहब को चाचा जी के यहाँ ही घर छोड़कर जाना पड़ा। अब रफ़ी यानी फीको अपने चाचा दीन मोहम्मद के घर अकेले रहते। जब चाचा जान काम पे चले जाते तो रफ़ी साहब सारा दिन गांव की गलियों में घूमते, बच्चों के साथ खेलते, बागों में आम तोड़ते। और इस उम्र के बच्चे जितनी भी फितनागिरी करते हैं वो सब किया करते थे। उनकी कारगुजारियों का यह आलम था कि चचा दीन मोहम्मद को हर रोज शिकायतें मिलने लगती थी। तो शुरू शुरू में वो अपने भतीजे को समझाते, मगर भतीजा जब नहीं मानता तो भतीजे की जमकर पिटाई भी कर दिया करते थे। भतीजे की बदमाशियों का और चचा जान की पिटाई का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। और एक दिन बालक रफ़ी की हरकतों से चचा जान इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपने बड़े भाईजान और फीको के वालिद को संदेश भेज दिया कि वो अपनी औलाद को यहां से ले जाएं, उनका जीना हराम कर रखा है। तो रफ़ी साहब के वालिद पैगाम पाकर रफ़ी को लेने गांव पहुंचे। मोहम्मद रफ़ी का गांव से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। बहुत मिन्नतें की, चचा जान से माफी मांगी, कौल लिए कि अब कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। मगर वालिद साहब भी अड़ गए थे कि रफ़ी को अब लाहौर जाना ही पड़ेगा। बालक रफ़ी को आखिर बाप की जिद के आगे झुकना पड़ा। आंखों में आंसू भरे, भारी मन से उस गांव को, जिस गांव में बचपन बिताया था, जिस गांव में सारे संगी साथी थे और जिस गांव में वो फकीर था जिससे गाने की प्रेरणा मिली थी, सब छूट गया। रफ़ी साहब के बचपन के दोस्त गुरबख्श सिंह जी बताते हैं कि रफ़ी ने जब गांव छोड़ा तो वो इतना इमोशनल हो गया था कि उसने कहा कि लाहौर में वो गांव की ये खुली हवाएं, मटके की लस्सी, गन्ने का ताज़ा रस, गरम गरम गुड़ और लटौर यारों की ढाणी बहुत याद करेगा। जिस दिन उन्हें जाना था उस दिन
वो भागकर गांव के उस बाग में गए जहां वो खेला करते थे, जिन पेड़ों पर अपने दोस्तों के साथ आम तोड़ा करते थे। इन पेड़ों को, दरख्तों को देखकर ये बच्चा मोहम्मद रफी रोता रहा, खूब रोया, गले लग लग कर पेड़ों के साथ रोया। और उन्हीं में से आम के एक पेड़ पर उसने लिख दिया अपना नाम, मोहम्मद रफी। यह आम का पेड़ 1991 तक, 1991 तक गांव कोटला के गोरेवाला बाग में मौजूद था। गांव से इतना जुड़ा होने के बावजूद, अपनी जमीन से इतना जुड़ा होने के बावजूद, अपने रूट्स से जुड़ा होने के बावजूद रफी साहब कभी भी लौटकर अपने गांव वापस नहीं जा सके। और इस बात का उन्हें सारी जिंदगी भर मलाल रहा। हेमा मालिनी को क्यों लगता था कि उनके पिता की मृत्यु में उनकी फेम और उनके प्रोफेशन का हाथ है? हेमा मालिनी की यह कहानी सुनिएगा थोड़ी देर में। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अक्सर कामयाबी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा ही हुआ था हिंदी सिनेमा की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी के साथ। 1968 की बात है। कामयाबी उरूज पे थी, लाखों दीवाने। ऐसा ही हेमा मालिनी का एक दीवाना था जो सिर्फ उनके दीदार के लिए पाकिस्तान से बंबई आया था। हेमा मालिनी के घर के सामने वो रोज डेरा जमाए रहता कि आते जाते कभी ना कभी एक दफा तो मुलाकात हो ही जाएगी। और मुलाकात और कता कलाम ना हुआ तो ना सही, एक बार दीदार तो हो ही जाएंगे। लैला मजनू प्ले का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि तेरे दीदार की हसरत में है सब दिल वाले, तेरे दीदार की हसरत में है सब दिल वाले, अब तो मुंह खोल दे पर्दे महमिल वाले, झूम कर दस्त निगारी से मय वस्ल पिला, ताकि प्यासे तो न जाएं तेरी महफिल वाले। ऐसा ही कुछ उस प्रेमी के साथ हुआ होगा। इंतजार करता रहा, कई दिन बीत गए, हेमा के दीदार की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। अब इस दीवाने का सब्र जवाब दे रहा था। इसने सोचा कि अब तो कैसे भी मुझे उनसे मिलना ही है। उसने डिसाइड कर लिया, ठान लिया, कुछ भी कर बैठूंगा लेकिन मिल लूंगा। और आखिर उस फैन ने, उस दीवाने ने एक दिन अपना आपा खो दिया और आधी रात को हेमा मालिनी के बंगले में घुस गया। उस वक्त हेमा जी के बंगले में काम करने वाली एक मेड ने इसे देख लिया और जोर जोर से इसको देखकर चोर 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 का शोर मचा दिया। अफरा तफरी बढ़ गई पूरे घर में, बत्तियां जलने लगी। इस दीवाने को अब लगा कि अब पकड़ा गया तो पिटाई होगी, साथ ही पुलिस के हत्थे भी चढ़ जाऊंगा। तो उसने घबराहट के मारे, दहशत के मारे टेबल पर पड़ा चाकू हाथ में ले लिया। घर के सारे लोग हॉल में पहुंचे। घर के नौकरों ने उसे धर दबोचा। इसी अफरा तफरी, शोर शराबे और इस टेंशन के बीच हेमा जी के वालिद साहब, पिताजी, बहुत घबरा गए। इसी हालत में पुलिस को फोन करने के लिए टेलीफोन की तरफ जब बढ़ने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो टेलीफोन के पास पहुंच पाते, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं गिर पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया। तब तक देर हो चुकी थी। हेमा मालिनी जी के पिता ने वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली और चले गए। मामला शांत होने के बाद जब पुलिस उस फैन को ले गई और डॉक्टरों ने बताया कि उनके पिता डायबिटिक हार्ट अटैक की वजह से चले गए हैं, तब हेमा मालिनी को लगा कि शायद ये घटना ना होती, ये आदमी घर में ना घुसता, तो शायद पापा कुछ दिन और हमारे साथ रहते। इस घटना ने और उस फैन के इस तरह से इंट्रूजन ने हेमा मालिनी के जीवन में इतना गहरा आघात दिया कि वो कई सालों तक खुद को इस बात का जिम्मेदार मानती रहीं।
उन्होंने कहा मेरी कामयाबी की वजह से, मेरे नेम और फेम की वजह से मैंने मेरे पिताजी को खोया है, और सचमुच कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हेमा जी ने बहुत कुछ खोया। मुकेश जी की किस बात पर भर आई आंखें महेंद्र कपूर की, सब बताऊंगा। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मेहरबान दोस्तों, ये सुहाना सफर आपको उस दौर में ले जाता है जब हमारी इंडस्ट्री के लोगों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तो था, मगर फिर भी था एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे के लिए मान, इज्जत और एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की नीयत। और इसका एक उदाहरण मैं आज आपको सुनाऊंगा। जब पहली बार महेंद्र कपूर को फिल्म फेयर का अवार्ड मिला, वो गाना था चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तब महेंद्र जी को मलाल हुआ, दुख हुआ कि इस अवार्ड की बधाई देने उनके पास कोई सीनियर नहीं आया। मन में आया कि हम नए हैं, बहुत जूनियर हैं, और जूनियर को मिल गया है अवार्ड, इसलिए सीनियर्स को बुरा लग गया होगा, इसलिए किसी ने कंग्रेचुलेशंस के मैसेज नहीं भेजे, बधाई नहीं भेजी, कोई मिलने नहीं आया। इस अवार्ड फंक्शन के अगले ही दिन सुबह सुबह महेंद्र कपूर जी को नौकर ने बताया कि मुकेश जी मिलने आए। महेंद्र कपूर अचरज में पड़ गए कि मुकेश जी और उनके घर, भागे बाहर। उनसे पहले महेंद्र जी के पिताजी मुकेश जी को रिसीव कर चुके थे और अचरज में थे। बोले कि मुकेश जी, आप जैसी हस्ती हमारे घर आया है। अब जब महेंद्र जी पहुंचे तो मुकेश जी ने आगे बढ़कर गले लगा लिया। बोले यार महेंद्र, मुबारक हो, फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, कितनी खुशी है, इसलिए मैं तुमसे मिठाई खाने चले आया तुम्हारे घर। मुकेश जी का ये प्रेम, ये आत्मीयता अपने जूनियर और छोटे के लिए, ये महसूस कर महेंद्र कपूर कहते कि उनकी आंखें भर आई। वो इतने इमोशनल हो गए कि उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकल पा रहा था। बेटे की हालत देखकर महेंद्र कपूर जी के पिता ने मुकेश जी से कहा, मुकेश जी आपने क्यों तकलीफ की, हुक्म करते महेंद्र ही वहां आ जाता। तब मुकेश जी बोले, महेंद्र बच्चा है, मेरे छोटे भाई के समान है, ये मेरा फर्ज बनता था कि अपने भाई को उसकी कामयाबी की बधाई देने खुद मैं हाजिर हूं। हम बड़े अगर अपने छोटों का हौसला नहीं बढ़ाएंगे, उन्हें आगे नहीं बढ़ाएंगे, एनकरेज नहीं करेंगे, तो फिर तो गलत हो जाएगा। महेंद्र कपूर जी बताते हैं कि मुकेश जी जैसे महान कलाकार, सीनियर का ये जेस्चर उनके लिए ता जिंदगी के लिए एक सबक बन गया। और फिल्म फेयर की रात उन्होंने महेंद्र कपूर की हौसला अफजाई के लिए स्टेज पे एक गीत भी गाया। तो जनाब, ये था वो सुहाना जमाना। प्रतियोगिता भी थी मगर प्रेम भी था, अपनापन था, रिश्तों की इज्जत थी, लिहाज था। आज कहीं ना कहीं ये सब इंडस्ट्री से क्या, हमारे समाज से भी थोड़ा थोड़ा कम हो चला है। अमिताभ बच्चन का एक सीन फिल्म से क्यों कटवा दिया शशि कपूर ने। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। मैं बात करने जा रहा हूं सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के अर्लियर डेज की, शुरुआती दौर की। बात उन दिनों की है जब वो अपनी पहली फिल्म में काम कर रहे थे जिसका नाम था सात हिंदुस्तानी, और काम पाने की तलाश में भटक रहे थे, स्ट्रगल जारी था। लेकिन जब अमिताभ काम की तलाश में भटक रहे थे तब शशि कपूर ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड स्टार हो चुके थे। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि उन दिनों अक्सर शशि कपूर की फिल्मों के सेट पर वो चले जाया करते थे, मदद लेने के लिए, पूछने के लिए कि अगर कोई रोल हो तो प्लीज मुझे दिलवा दें।
और शशि कपूर भी उनकी बहुत मदद किया करते थे और शशि कपूर ने लाइक भी करना उन्हें शुरू कर दिया था। शशि जी ने अमिताभ बच्चन को कुछ डायरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस भी करवाया। दोनों में दोस्ती शायद इसलिए भी थी कि दोनों के पिता यानी पृथ्वीराज कपूर और हरिवंश राय बच्चन एक दूसरे के काम के प्रशंसक थे और मेल मुलाकात कहीं होती रहती थी। एक बार शशि कपूर साहब स्माइल मर्चेंट की फिल्म में काम कर रहे थे, जेम्स आइवरी और स्माइल मर्चेंट। फिल्म में एक फ्यूनरल का सीन था, बहुत से लोगों की भीड़ की जरूरत थी। अब ऐसे में स्ट्रगल कर रहे अमिताभ को किसी ने कहा कि चलो कुछ बात नहीं, इसी भीड़ में खड़े हो जाओ। और न जाने क्यों अमिताभ बच्चन ने इस छोटे से काम को स्वीकार भी कर लिया। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि काम यह छोटा है या बड़ा है। शूट आरंभ हुआ और शूट के दौरान ही अचानक शशि कपूर की नजर सेट पर मौजूद अमिताभ बच्चन पर पड़ी। उन्होंने कहा कि यहां पे तुम क्या कर रहे हो? कि जी मैं क्राउड में खड़ा हुआ हूं। शशि जी ने डाला, ऐसे रोल्स तुम्हारे करियर के लिए ठीक नहीं है अमित, तुम यहां हीरो बनने आए हो, इसलिए भूल कर भी कभी ऐसे छोटे रोल मत करना। अमिताभ बच्चन ने अपनी मजबूरी शशि कपूर के सामने रखी। थोड़ी सी हाथ तंग हैं, जेब ढीली है। शशि कपूर ने कहा कि बात सिर्फ पैसे की है तो मुझसे ले लो, लेकिन यह रोल मत करो। लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं माने और उन्होंने वह सीन किया और अपना मेहनताना लेकर चले गए। अमिताभ को देखकर शशि को यह अंदाजा हो गया कि वाकई में ये सीरियसली अमिताभ को पैसे की जरूरत है और स्वाभिमानी भी है, ये मुझसे पैसे नहीं लेगा। शूट खत्म होने के बाद शशि कपूर ने फिल्म के डायरेक्टर को बुलाया और कहा कि ये लड़का जो अभी यहां से गया है, इसने एक क्राउड का सीन किया है, लेकिन वो स्क्रीन पर दिखना नहीं चाहिए। एडिट करते वक्त इसके सारे शॉट्स काट दो। और डायरेक्टर ने फाइनली स्टार शशि कपूर की बात मानी और क्राउड के अमिताभ बच्चन के जो शॉट्स थे वो डिलीट कर दिए। शशि कपूर को मन में कहीं पता था कि अमिताभ को बहुत आगे जाना है। अमिताभ बच्चन छोटे रोल करने के लिए बना नहीं है। अमिताभ आज भी शशि जी के इस जेस्चर के लिए शुक्रगुजार है। बाद में तो दोनों ने काफी फिल्में एक साथ की। अमिताभ बच्चन बहुत बड़ा नाम है। एक बड़ी कमाल की बात बताने जा रहा हूं। एक जैसे कोट कहते हैं ना, इफ यू वॉन्ट टू बी हर्ड नेवर सिंग इन कोरस। कैसे राज कपूर बने फिल्म स्टूडियो के एक मजदूर से फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता, निर्देशक और निर्माता। राज कपूर के जीवन की यह कहानी सुनाऊंगा। वापस आकर आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अब बात राज कपूर की। बात उन दिनों की है जब रंजीत स्टूडियो के चंदूलाल सेठ के पास पापा जी यानी पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को लेकर गए और बोले कि चंदूलाल जी, ये मेरे साहबजादे हैं जो फिल्मों में जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसे यहां काम दें और फिल्म मेकिंग सिखाएं, और इसे सबसे पहले कुली के काम से सिखाना शुरू करें। सेठ चंदूलाल ये बात सुनकर हैरान हो गए कि पापा पृथ्वीराज कपूर जी राज को कुली के काम से शुरू करने को क्यों कह रहे हैं। मगर उन्होंने पृथ्वीराज कपूर जी की बात मानते हुए राज कपूर को स्टूडियो में नौकरी दे दी और काम भी दे दिया कुली का, हम्माली का, बोझ ढोने का। राज कपूर कुली के काम को करते करते आगे बढ़ने लगे और फिल्म मेकिंग के हर डिपार्टमेंट में काम सीखने लगे और तरक्की करते करते एक दिन बन गए केदार शर्मा के असिस्टेंट। अपने इस असिस्टेंट में केदार शर्मा ने प्रतिभा देख ली एक अभिनेता की, और कालांतर में केदार शर्मा ने राज कपूर को हीरो बना डाला फिल्म नीलकमल में।
केदार शर्मा जी की देखा देखी धीरे धीरे राज कपूर को और भी डायरेक्टर्स ने काम देना शुरू कर दिया और राज कपूर का एक्टिंग करियर यहां से शुरू भी हो गया। लेकिन राज कपूर जैसे टैलेंट को सिर्फ एक्टर बनकर रहना मंजूर नहीं था। उनके अंदर अभी और विशाल वृहत सपने पल रहे थे, फिल्म मेकिंग के ड्रीम्स। और इसी सपने को लेकर एक दिन राज कपूर रंजीत स्टूडियो में काम कर रहे मुकेश के पास आए और बोले, चलो मेरी गाड़ी में, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मुकेश जी बैठ गए। अब रास्ते में राज कपूर ने बताया कि वो एक फिल्म बनाना चाहते हैं। बात सुनकर मुकेश जी ने सोचा कि वो शायद इस फिल्म में हीरो लेना चाहते हैं उन्हें, इसलिए ये बात कर रहे हैं। मुकेश जी मनी मन खुश होने लगे, मगर अगले ही कुछ पलों में राज कपूर ने एक बात क्लियर कर दी कि वो खुद एक फिल्म बनाना चाहते हैं, आग, और उसमें हीरो का रोल राज कपूर खुद करेंगे और फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी करेंगे। मुकेश जी के खुद हीरो बनने के अरमान तो इस बात को सुनकर टूट गए, मगर उन्होंने दोस्त राज कपूर को इस एफर्ट के लिए, इस सपने के लिए शुभकामनाएं दी। इस फिल्म से राज कपूर एक एक्टर से डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनने का सफर शुरू करने वाले थे, मगर यह सफर उनके लिए बहुत मुश्किल था। मुकेश जी कहते हैं कि जब राज कपूर फिल्म आग को बना रहे थे तब उनके सामने फिल्म बनाने में जितनी मुसीबतें आती थीं वो सब आई। पैसे की प्रॉब्लम आई, एक्टर्स की डेट्स की प्रॉब्लम आई, कभी टेक्नीशियंस की वजह से कुछ हो गया, कभी शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी, मगर शायद ही कोई परेशानी ऐसी नहीं हो जो उस वक्त राज कपूर ने नहीं झेली हो। फिर भी ये राज कपूर का जिगरा ही था जो इतनी मुसीबतों से लड़ते हुए अपने आत्मविश्वास के सहारे इस फिल्म को, इस मिशन को कंप्लीट कर बैठा। जब इस फिल्म को रिलीज करने की बात आई तब इसे खरीदने वाला भी नहीं मिला। लोगों ने राज कपूर का मजाक उड़ाया। मुकेश जी बताते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो ये तक कह दिया था कि राज साहब, आपने आग बना तो ली, अब इसे चलाने के लिए थिएटर भी आप ही अपना बना लीजिए ताकि आग लगे तो आपके थिएटर में ही लगे। इतनी सारी मुसीबतें, इतना कुछ जमाने से सुनने के बावजूद राज कपूर को कोई डगमगा नहीं सका। उन्हें पता था एक ना एक दिन वो कुछ कर दिखाएंगे, और ऐसा हुआ भी। राज कपूर की आग तो बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई, मगर राज कपूर फेल नहीं हुए। उन्होंने आग की नाकामयाबी को बुझाने के लिए फिल्म बनाई बरसात, और इस बरसात ने उन पर रुपए, पैसे, नाम, इज्जत, शोहरत और काम की कर दी झमाझम मूसलाधार बरसात, और राज कपूर बन गए एक कामयाब एक्टर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। इंग्लिश में बनी फिल्म गाइड के डायरेक्टर शूटिंग के दौरान सेट छोड़कर क्यों भागे, ये कहानी बताऊंगा वापस आकर। सुनते रहिए रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जैसा कि आप जानते हैं, देवानंद की फिल्म गाइड इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में बनी थी। इंग्लिश में डायरेक्ट किया था टेड डेन्यूलस्की ने, और हिंदी में यह फिल्म डायरेक्ट की थी विजय आनंद ने। फिल्म के इंग्लिश वर्जन को तो दर्शकों ने डिफरेंट क्लाइमेक्स की वजह से नकार दिया, मगर हिंदी में फिल्म खूब पसंद आई लोगों को। इस फिल्म में हीरोइन थी वहीदा रहमान, लेकिन जब यह फिल्म इंग्लिश में बन रही थी, इस फिल्म में वहीदा रहमान को एक सपेरे के साथ डांस सीक्वेंस करना था। सेट पे कास्ट एंड क्रू रेडी थे। सीन के पहले डायरेक्टर ने वहीदा जी से कहा, मैं चाहता हूं कि डांस के दौरान आप अपने आप में इतना इन्वॉल्व हो जाएं कि आपको आसपास का कुछ पता ही नहीं रहे, और इसी मदहोशी में आपको सांप को पकड़ के उसके मुंह पे किस करना है। यार ये तो कुछ अजीब कुछ आता है। वहीदा जी ने सुना तो उन्हें हंसी भी आई और अजीब सा भी लगा। डायरेक्टर साहब को बोले ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टर साहब बहस करने लगे कि इंडिया में तो ये आम बात है
कि सांप निकलते हैं, लोग सांप से नहीं डरते हैं। बल्कि वेस्ट वालों का मैं एक बात हूँ कि वेस्ट के बहुत सारे देश अभी भी हैं जहाँ पे हमारे देश के बारे में कहते हैं इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ साधुज एंड स्नेक चार्मर्स। वहीदा जी ने कहा आपको इन्फॉर्मेशन गलत है, सांप पकड़ना एक अलग बात है और किस करना तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसा तो इंडिया में हर कोई नहीं करता, सिर्फ एक्सपर्ट लोग करते हैं, और माफ़ कीजिएगा मैं इसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ। काफ़ी बहस के दौरान चलते ही अचानक हैवी लाइट्स भी बहुत थी सेट के ऊपर, तो जो सांप पिटारे में बंद थे वो बौखला गए और वो जो सांप था वो छूटकर भाग निकला। जैसे ही खबर फैली कि सांप भाग गया है तो भगदड़ मच गई, पूरा कमोशन, लोग भाग रहे हैं। इसी बीच वहीदा से बात करे डायरेक्टर के कान में जैसे ही खबर पड़ी तो वो सबसे पहले अपनी जान बचा के भागे। कुछ देर के बाद लोगों की मशक्कत के बाद सांप पकड़ा गया, तब डायरेक्टर साहब को बुलाया गया। वहीदा जी ने कहा आप तो डर के मारे भाग निकले। तब डायरेक्टर ने कहा मैं थोड़ी ना आपकी तरह इंडियन हूं, मैं तो इंग्लिश हूं, मुझे तो सांप से डर लगता है। वहीदा जी ने कहा भैया आपकी तरह मुझे भी सांप से डर लगता है, इसलिए आप ये सांप को किस करने वाला आइडिया छोड़ दीजिए और बाकी गाना सही तरह से शूट कीजिए। तब कहीं जाकर डायरेक्टर को समझ में आया कि सांप कितना खतरनाक होता है इस जॉब, और जिस काम को करने के लिए वो कह रहे थे वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं था। अगर आप हमसे और जुड़ना चाहते हैं, स्टूडियो में आके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, कुछ सुझाव हो, सजेशंस हो, आपके सजेशंस का, आपके सुझाव का हमेशा स्वागत है। इंतज़ार करूंगा आपके रिस्पॉन्स का। हमारा नंबर है 55454, इस पे SMS कीजिए, लिखिए बिग, उसके बाद स्पेस सुहाना सफर एंड देन योर मैसेज। आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अनु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।